लेक्चर नंबर 100। अच्छा जी, पेज 351 निकालें। पेज 351। रियासत लिमिटेड इज़ अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। रियासत लिमिटेड एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है विद इफेक्ट फ्रॉम यकम जुलाई 2022। यकम जुलाई 2022 को रियासत लिमिटेड इज़ कंसिडरिंग टू चेंज इट्स टैक्स ईयर फ्रॉम नॉर्मल टू स्पेशल। रियासत अपना साल यकम जुलाई 20 से नॉर्मल से स्पेशल में चेंज करना चाह रहा है। अच्छा मुझे बताएं, यकम जुलाई 20 से पहले वाला जो इसका साल होगा वो शुरू कब हुआ होगा? पहले वाला यकम जुलाई 21 को, और ख़त्म कब हुआ होगा? 30 जून 22 को। और ये इसका कौन सा ईयर होगा? नॉर्मल। रियासत इज़ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ऑन यकम जुलाई 22। RL इज़ कंसिडरिंग। इससे पहले फिर कौन सा यूज़ करा था? नॉर्मल। इससे पहले नॉर्मल यूज़ करा था। तो RL इज़ कंसिडरिंग टू चेंज इट्स ईयर फ्रॉम नॉर्मल टू स्पेशल। तो अब यकम जुलाई 22 से इसने सोचा है कि मैं 31 दिसंबर ईयर एंड कर लिया करूं। तो मेरे ख्याल से अब यकम जुलाई 22 से 31 दिसंबर 22 तक इसका होगा ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। समझ आया? क्योंकि अब देख लेना, यकम जुलाई 22 के बाद 31 दिसंबर आ रहे हैं, 6 महीने, ये इसका कौन सा साल बन जाएगा? ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। और अब वो स्पेशल की तरफ मूव कर जाएगा जो यकम जनवरी 23 से 31/12/23 तक होगा। ये कौन सा साल होगा इसका? स्पेशल। और सिमिलरली यकम जनवरी 24 से 31/12/24। अब ये इसका नॉर्मल नहीं, ये अब स्पेशल की तरफ मूव कर गया है। डन। अच्छा अब आप मुझे बता दें कि कंपनीज ने, रियासत इज़ अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, कंपनीज ने रिटर्न कैसे जमा करानी होती है? ये मैं आपसे बात करने लगा हूं सेक्शन 118 की। कंपनीज ने रिटर्न कब जमा करवानी होती है? अगर कंपनीज का ईयर एंड हो 30 जून तो 31 दिसंबर, और अगर कंपनीज का ईयर एंड हो, अगर कंपनीज का ईयर एंड जनवरी से जून में है तो सितंबर नहीं दिसंबर में आए, और अगर ईयर एंड जुलाई से दिसंबर है तो फिर ये कब आए? सितंबर में। अच्छा जी, इसका मैंने आपको कुछ तरीके बताए थे। पहले मैं आपसे रिटर्न की तारीख पूछने लगा हूं। अच्छा आप मुझे बताएं, फाइलिंग ऑफ रिटर्न फॉर ईयर एंडेड 30 जून 22। 30 जून 22 के साल की रिटर्न कब जमा करवाऊं, ये वो सवाल पूछ रहे हैं। तो भाईजान 30 जून 22 तो नॉर्मल तरीके से 30 जून को एंड हो गया, तो 30 जून 22 के पास आएगा 31 दिसंबर 22। तो इसकी रिटर्न में कब जमा करवाऊंगा? 31 दिसंबर 22 को। डन। अच्छा अब ट्रांजिशनल टैक्स ईयर कब एंड हो रहा है? 31/12/22। कब एंड हो रहा है? 31/12/22। अब आप मुझे देख के बताएं, अगर मेरा ईयर एंड 31/12/22 को एंड हो रहा है तो इसका मतलब है दिसंबर वालों को जल्दी बुलाना है। अब अगर मैं इधर लिखूं 31 दिसंबर 22 तो इधर बनेगा 30 जून 23, और इनको कब बुलाना है? 30/9/23 को। समझ आ रहा है? कंपनीज जिनका ईयर एंड जनवरी से दिसंबर हो वो रिटर्न जमा कराते हैं 30 जून बाद वाले सितंबर में। तो क्लास में मैं आपको ये कहता होता था 31 दिसंबर के बाद कौन सा जून आ रहा है, आप कहते थे 30 जून 23, फिर आप कहते थे ये 30/9/23 को आ जाएं, और इसकी रिवीजन आपने की थी ये वाली डायग्राम्स फिल करके, शायद आपको भूली हो लेकिन अब शायद बात याद आ गई हो। तो इनको कब बुलाना है बोलें? 30 सितंबर 23। तो ट्रांजिशनल टैक्स ईयर वाला कब आए रिटर्न जमा करवाने? बोलें 30 सितंबर 23। आखिरी वाला स्पेशल टैक्स ईयर छोड़ें, वो तो मैंने एक ही बनाना काफी था। अगला ईयर एंड हो रहा है मेरा 31/12/23 को। अगर मेरा ईयर एंड हो 31/12/23 को, तो 31/12/23 को मेरा ईयर एंड हो तो 30 जून कब आएगा? बोले 24, 6 महीने बाद 30 जून 24।
तो अब मुझे बता दें इसके बाद मैं, क्योंकि दिसंबर ईयर एंड है तो पहले स्लॉट में फॉल कर रहा हूं, तो मैंने कब आना है? 30 सितंबर 24। थोड़ी सी रिवीजन करेंगे, जब बातें याद आ जाएंगी। 30 सितंबर 24। मेरा ये सवाल नहीं था, क्योंकि ये तो मैं आपको करा चुका हुआ था। मेरा सवाल ये था, एज्यूम करें आरएल ने अपना साल नॉर्मल से स्पेशल पे बदल लिया और अपनी रिटर्न फाइल कर दी हैं एज डिस्कस्ड इन B1। B1 असल में ये इसलिए है कि ये जब अटेम्प्ट आई थी तो 41 का ये B सवाल था। एज डिस्कस्ड इन 1, आइडेंटिफाई द लास्ट डेट ऑफ अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट। अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट कौन सा सेक्शन है? 122। लास्ट डेट का क्या मतलब है? सर्कमस्टांसेस पूछ रहे हैं या टाइम लिमिट? टाइम लिमिट। तो अब वो कह रहे हैं लास्ट डेट बता दें अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट की। मैं आपको मजे की बात बताऊं, फर्क करें इन सबको, बस आप टॉपो टॉप बारो बार निकले। सवाल है उसका नॉर्मल टैक्स ईयर 30 जून 22 वाला का बताने, यानी इसका पूछ रहे स्काई ब्लू वाले का, और फर्स्ट स्पेशल टैक्स ईयर इसका पूछ रहे, दरमियान वाले का पूछा ही नहीं। आप सारी झंडी कराएं चीजों को, सिर्फ ये फिगर सामने रखें। रिटर्न कब जमा करवाई? 31/12/22 को ये रिटर्न क्या बन गई? एज्यूम्ड असेसमेंट ऑर्डर। एज्यूम्ड असेसमेंट ऑर्डर के फाइनेंशियल ईयर का एंड सोचें 30 जून 23। इसके बाद आगे 5 साल गिने, 24, 25, 26, 27, 28। तो इसने फर्स्ट अमेंडमेंट हो सकती है 30 जून 28 को सेक्शन 122 के 2 की रोशनी में। एन असेसमेंट कैन बी अमेंडेड, एन असेसमेंट कैन बी within 5 years, within from the end of that financial year in which assumed order is issued. What is the year in which assumed order is issued? 31/12/22 के बाद 30 जून 23, तो 30 जून 23 से आगे 5 साल गिने, 30 जून 28। अब 30/9/24 वाला आप खुद ही बता दें। 30/9/24 के बाद कौन सा साल एंड हो? 30/9/24 के बाद कोई ब्रेक लगाएं। 30/9/24 का पूछा सिर्फ उसने। 30/9/24 के बाद कौन सा 30 जून आने? अच्छा मुझे बताएं 30/9/24 को क्या जमा करवाई? रिटर्न। रिटर्न क्या बन गई? एज्यूम्ड असेसमेंट ऑर्डर के साल से शुरू करना है या उसके साल के एंड से? तो 30/9/24 का एंड 30/6/25, 30/6/25 से आगे 5 साल, 30/6 यहां तक क्या हो सकती है? फर्स्ट अमेंडमेंट 122 के 2 के मुताबिक। ये जी तस्वीर खींच लें। ये रिटर्न जमा कराने की तारीख है और ये फर्स्ट अमेंडमेंट की है। नौ मिनट हो गए, 4 रह गए। ओके, क्योंकि मुझे पता है सवाल छेड़ लिया तो टाइम लग जाना है। समझ आ गया? असल में यार तरीका सिर्फ ये देखना होता है रिटर्न कब जमा कराई। जब रिटर्न जमा कराई उसके बाद जम मारें 30 जून पे, उसके बाद 5 साल अटक जम मार दें। तो मेरे ख्याल से साल देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, खाली रिटर्न का डेटा देख के हम इस नतीजे पे पहुंच गए। और कौन सा ट्रांजिशनल की रिटर्न सुन लें, सारे बता दें, सारे हर बैठा हुआ बंदा बता दे। 30/9/23 के बाद जम मारें 30 जून 24, उसके बाद 5 साल जम मारें 25, 26, 27, 28, 29, 30 जून 29। अच्छा वो बताओ और कौन सा सवाल मैंने भी कहा था नीचे से चलते हुए? 35 का बी। सादिक अली हैज रिसीव्ड एन एक्स पार्टी असेसमेंट ऑर्डर। एक्स पार्टी असेसमेंट ऑर्डर कुछ भी नहीं होता यार, सिंगल बंदे को फैसला सुनाया है। ये ऐसी प्रैक्टिकल चीज़ें उठा के लिख रहे हैं, इसके बगैर भी आपको बात समझ आ जाएगी। एक एक्स पार्टी हमने क्लास में भी पढ़ा था लेकिन वो किसी और कॉन्टेक्स्ट में था, तो इसको ज़रा मैं फारिग करके पढ़ता हूँ नया लफ्ज़ से, इंशाल्लाह फिर भी समझ आ जाएगा। सादिक अली हैज रिसीव्ड एन असेसमेंट ऑर्डर, काट लिया गया उसे, शो कॉज नोटिस नहीं, नोटिस ऑफ ऑडिट नहीं, हैज रिसीव्ड एन असेसमेंट ऑर्डर, इसके साथ डिमांड नोटिस भी आया होगा। हैज रिसीव्ड एन असेसमेंट ऑर्डर फ्रॉम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अंडर विच ही इज रिक्वायर्ड टू पे 5.2 ऑन अकाउंट ऑफ टैक्स नॉट विद हेल्ड फ्रॉम सर्टन पेमेंट्स। कुछ पेमेंट्स उसने टैक्स नहीं काटा था, ये उसने जमा कराना है। वट एवर ही डज नॉट एग्री विद द कंटेंशन ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, उसे कमिश्नर के फैसले पर एतराज़ है।
एंड ही वुड लाइक टू फाइल एन अपील टू कमिश्नर अपील, और कमिश्नर अपील के पास जाना चाह रहे हैं. स्टेट द प्रोसीजर डेट ही शुड फॉलो फॉर फाइलिंग अपील. प्रोसीजर फॉर फाइलिंग अपील. इस मजे की बात सुने, इस सारे को काट दें, नीचे सवाल पढ़ें. स्टेट द प्रोसीजर फॉर फाइलिंग अपील टू कमिश्नर अपील. ऊपर से लिंक ही नहीं हो रहा डाटा, हर सवाल में ऐसा नहीं होता. हाँ, स्टेट द प्रोसीजर फॉर फाइलिंग अपील. कमिश्नर अपील को अपील फाइल करने का तरीका बताएं. प्रोसीजर, प्रोसीजर ढूंढें जरा. 128 नहीं मेरे भाई, 127 होगा यार मेरे ख्याल से. 127 नहीं, ये प्रोसीजर नहीं है, ये तो वो सिचुएशंस हैं जब आप जा सकते हैं. प्रोसीजर तो यहां से शुरू होता है, जिसे मैं रिक्वायरमेंट्स कहूंगा. प्रोसीजर में फॉर्म बनाएं, प्रिस्क्राइब्ड वेरीफाई करें, ग्राउंड्स ऑफ अपील लिखें, फीस जमा करवाएं, ये सारा प्रोसीजर है. 3 नंबर का काफ़ी ज़्यादा है, वैसे 4-5 नंबर का आना चाहिए था. 127 में 128 तो पता नहीं किसी ने गलती से बोल दिया था. 127 का 3 लिखेंगे. 128, हाँ 128 आ जाएं. 128 है प्रोसीजर इन अपील. कमिश्नर अपील ने क्या प्रोसीजर अब फॉलो करने, वो क्या प्रोसीजर होगा? दोनों पार्टीज को हियरिंग की डेट दे देगा, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मांगेगा, नहीं मांगेगा. ये प्रोसीजर वो है जो कमिश्नर अपील ने फॉलो करना है. सवाल क्या पूछ रहे हैं? स्टेट द प्रोसीजर, ही होता है टैक्स पेयर. स्टेट द प्रोसीजर टैक्स पेयर शुड फॉलो फॉर फाइलिंग अपील इन फ्रंट ऑफ कमिश्नर अपील. कमिश्नर अपील के सामने अपील करने जाना चाह रहे, टैक्स पेयर क्या प्रोसीजर फॉलो करे. अगर सवाल होता ना स्टेट द प्रोसीजर कमिश्नर अपील शुड फॉलो, तो फिर कौन सा सेक्शन होता? 128. अभी क्या सवाल है? और यार सादा सी बात पढ़ें, टैक्स पेयर ने आपसे मशवरा मांगे मैं अपील कैसे करूं. आप उसे ये बताएंगे कमिश्नर अपील तेरे साथ क्या करेगा, या उससे ये बताएंगे कि आप क्या करो. अच्छा सवाल आप लोगों ने पूछ लिया है. आप क्या करो कहां लिखा हुआ है? 127 के 3 में. और फिर कमिश्नर अपील क्या करे? तो प्रोसीजर इन अपील नहीं पूछ रहा, प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय टैक्स पेयर पूछ रहा है. और कौन सा सवाल था? 32. स्पेसिफाई द सर्कमस्टांसेस अंडर विच कमिश्नर हैज पावर टू इशू अ नोटिस टू पर्सन टू डिमांड अ रिटर्न ऑफ लेस देन 12 months. आपने बताना है कि वो कौन सी सिचुएशंस हैं जिसमें कमिश्नर को ये पावर अवेलेबल है कि वो नोटिस इशू करके 12 महीने से कम की रिटर्न मांग ले. किन सरकमस्टांसेस में वो 12 महीने से कम की रिटर्न मांग ले? तो हमने पढ़ा था 114 के 3 में, अगर एक बंदे की डेथ हो गई है या बैंकरप्सी हो गई है तो कमिश्नर अपील कमिश्नर उससे 12 महीने से कम की रिटर्न मांग ले. ऑल्सो, अगला सवाल, ऑल्सो स्टेट द पावर ऑफ कमिश्नर इफ सच बंदा फेल टू फर्निश द रिटर्न विद इन स्पेसिफाइड टाइम. अगर वो बंदा मांगने के बावजूद भी रिटर्न जमा ना कराए तो क्या ताकत है कमिश्नर के पास? कमिश्नर ने कहा है अबे तू 12 महीने से कम की रिटर्न जमा करा, वो कहते हैं मैं नहीं जमा करा रहा. कमिश्नर के पास क्या पावर है? क्या? कौन बोले? एक्सेलेंट. यार अजीब लोग हैं, रो थक गए हम पूरे जिंदगी. पेज 328. इफ अ पर्सन फेल टू फर्निश रिटर्न इन रिस्पॉन्स टू नोटिस अंडर सेक्शन 3, द कमिश्नर मे बेस्ड ऑन अवेलेबल इंफॉर्मेशन मेक अ बेस्ट जजमेंट असेसमेंट. तो 121 लगा दें, अब इसको बेस्ट जजमेंट कर दें. तो ये ढीठ स्केयर बंदा है, इससे रिटर्न मांगी है, मांगने के बावजूद भी जमा नहीं करवा रहा, तो बेस्ट जजमेंट कर दें इसकी. तो जो बंदा रिटर्न जिससे मांगे हम, मांगने के बावजूद भी जमा ना करवाए. देखें ना सवाल क्या था? ऑल्सो स्टेट द पावर ऑफ कमिश्नर इफ सच पर्सन स्टिल फेल्स टू फर्निश द रिटर्न विद इन द स्पेसिफाइड टाइम. अभी भी जमा नहीं करवा रहा तो क्या करें? अब बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर दें. 114 का 4 होता है 12 महीने से वाली रिटर्न उससे मांगे 30 दिन में.
तो 114 का 4 होता है 12 महीने वाले रिटर्न मांगे, और 114 का 3 होता है 12 महीने से कम वाले रिटर्न मांगे। 114 के 4 12 महीने वाली रिटर्न मांगी जो नॉर्मल रिटर्न होती है, वो अगर किसी ने जमा नहीं कराई तो भी 121 लग जाएगा। 114 का 3 कहते हैं 12 महीने से कम की रिटर्न मांगे, वो जमा नहीं कराई तो 121 कह रहे फिर भी मेरे पास आ जाओ। तो 114 के 3 में अलग रिटर्न मांगी गई है, तो 114 के 4 में अलग रिटर्न मांगी गई है। 114 के 3 में मांगा गया है कि 12 महीने से कम वाली जमा कराओ, नहीं जमा कराओ तो डायरेक्ट 121 में आओ। 114 के 4 में कहा गया 12 महीने की रिटर्न जमा कराओ, नहीं जमा करा रहे तो डायरेक्ट 121 में आओ। तो 114 का 3 और 4 कोई स्टेप वाइज नहीं है, 114 के 3 के बाद 121 में आएंगे और 114 के 4 के बाद डायरेक्ट 121 में आएंगे। और कौन सा सवाल आपको कहा था? 24 अंडर द प्रोविजन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस डिटरमिन द डेट बाय विच अपील कैन बी फाइल्ड विद कमिश्नर अपील। वो डेट बताएं जब तक अपील की जा सकती है कमिश्नर अपील के सामने। वेयर असेसमेंट वॉज मेड या डिस्पैच्ड वॉज मेड ऑन 31 दिसंबर, काट लिया गया है, असेसमेंट वॉज मेड ऑन 31 दिसंबर, डिमांड नोटिस वॉज सर्व्ड ऑन 1 जनवरी। तो ये तो मेरे ख्याल से वो पढ़ा था ना, अभी कल परसों ही पढ़ा था, 127 के कौन सा है, 3 है या 4 है, 3 है मेरे ख्याल से। 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ डिमांड नोटिस। तो डिमांड नोटिस किस दिन सर्व हुआ है? 1 जनवरी को। डिमांड नोटिस अकेला आता है या सॉरी असेसमेंट ऑर्डर अकेला आता है या साथ डिमांड नोटिस भी आता है? तो दोनों इकट्ठे आए होंगे, तो डिमांड नोटिस के दिन को काउंट नहीं करना, उससे आगे कितने दिन? 30 दिन। 127 का 6 है, टाइम लिमिट जहां लिखी हुई है। वन 127 का 3 का ई है जी। प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 की रोशनी में वो डेट बताएं बाय विच अपील कैन बी फाइल्ड विद कमिश्नर अपील। मैं कमिश्नर अपील के पास जा सकूं अगर मुझे डिमांड नोटिस आ गया 1 जनवरी को। तो अगर मुझे डिमांड नोटिस आ गया है तो मैं कितने दिनों में कमिश्नर अपील के पास जा सकता हूं? इफ अपील रिलेट्स टू असेसमेंट और पेनल्टी, अगर असेसमेंट या पेनल्टी वाला सिनेरियो है जैसा कि है हमारे सवाल में, आई विल लॉज अपील विद कमिश्नर अपील विद इन 30 days ऑफ। हाउएवर इफ अ गुड कॉज इज शोन तो 30 days के बाद भी कर सकते हैं, लेकिन यहां 30 days वाली बात काफी थी। ठीक है, ओवर, अल्लाह हाफिज। बंद करो।